खैर मकदम है आपका समय न्यूज नेटवर्क में और आप देख रहे हैं 24 घंटे का उर्दू न्यूज चैनल आलमी समय। हालात हाजरा के साथ हाजिर हूं मैं खालिद रजा खान। पाकिस्तान की जानिब से सरहद पर फायरिंग का सिलसिला जारी है। वहीं हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने का फैसला किया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सरहद पर हालात से निमटने के लिए फौज को खुली छूट दे दी है। हिंदुस्तान ने साफ कर दिया है कि शहरियों पर हो रही फायरिंग बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पाकिस्तान लगातार ऐसा क्यों कर रहा है? क्या ऐसा करना नवाज सरकार के किसी मंसूबे का हिस्सा है या फिर फायरिंग की आड़ में जम्मू कश्मीर में दरअंदाजी की कोशिश है? मोदी हुकूमत सीज फायर की खिलाफ वर्जी पर खामोश क्यों है? इन तमाम मौजूदात पर बातचीत के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सहारा उर्दू मीडिया के ग्रुप एडिटर सैयद फैसल अली साहब और समय नेटवर्क के फॉरेन डेस्क के इंचार्ज विजेंद्र सिंह साहब। आप दोनों हजरात का आलमी समय स्टूडियो में खैर मकदम है। और हमारे साथ फोन लाइन के जरिए बातचीत में गुफ्तगू में शामिल हो रहे हैं कांग्रेस के लीडर राजीव त्यागी साहब और बीजेपी लीडर विजेंद्र गुप्ता साहब भी। और दरमियान में हमारे साथ फोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में शामिल होंगे अलीगढ़ से पाकिस्तान उमूर के माहिर डॉक्टर राहत हसन साहब भी। तो आइए शुरू करते हैं अपना खुसूसी प्रोग्राम हालात हाजरा। पाकिस्तान की तरफ से जंगबंदी की खिलाफवर्जी का सिलसिला मुसलसल जारी है। इस बार पूंछ के मेंढर सेक्टर में पाकिस्तान की जानिब से फायरिंग की गई है। हिंदुस्तानी जवानों ने भी फायरिंग का मुंहतोड़ जवाब दिया है। आर्मी ने इलाके में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। फायरिंग के सबब सरहदी इलाकों में रहने वाले लोग काफी दहशत में हैं। अभी तक 10,000 से ज्यादा लोग यहां से नकले मकानी कर चुके हैं। इंतजामिया मुसलसल लोगों को मुहतात करने के लिए अनाउंसमेंट्स कर रही है। वाज़ेह रहे कि पाकिस्तान मुसलसल कई हफ्तों से सरहद पर गोलीबारी कर रहा है, जिसके सबब हिंदुस्तान में अब तक कई फौज के जवान शहीद हुए हैं। वहीं कई शहरी भी हलाक और जख्मी हुए हैं। हिंदुस्तान ने 3 रोज से जारी पाकिस्तानी फायरिंग का मुंहतोड़ जवाब देने का फैसला किया है। जराये के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने सरहद पर हालात से निमटने के लिए फौज को खुली छूट दे दी है। NSA के सरबराह अजीत डोभाल को हालात पर नजर रखने की जिम्मेदारी दी गई है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि जल्द ही सब ठीक हो जाएगा। इस बीच ये भी खबर है कि बैनुल-अक़वामी सरहद के पास मौजूद स्कूलों को खाली करा लिया गया है और सभी इंस्टीट्यूशंस में 2 दिन की छुट्टी कर दी गई है। उधर फायरिंग से सरहद पर रहने वाले लोग दहशत में हैं और वो नकले मकानी को मजबूर हैं। अब तक 16,000 लोग नकले मकानी कर चुके हैं। ये पहली मर्तबा नहीं है कि यहां के लोग अपना घर बार छोड़कर जा रहे हैं। जब भी पाकिस्तान की जानिब से फायरिंग की जाती है ये लोग अपना घर बार छोड़ने को मजबूर हो जाते हैं। ये कुछ पढ़ाए इसलिए कि हमने अभी 8 बजे का टाइम थे, पाकिस्तान ने फायरिंग चालू कर दी तो हम भाग दौड़ कर इधर, फिर हमारे को इधर बच्चे लेकर भागना पड़ा। कितनी बमबारी हो रही है? कितनी फायरिंग? बमबारी अंधाधुंध हो रही है जी। किस तरह का डर वहाँ के लोगों के बैठा हुआ? सारा गाँव खाली हो गया? सारा गाँव खाली हो गया जी। हमारे वहाँ पे फायरिंग शुरू होगी तो जैसे हमें वहाँ से पता चला कि फायरिंग हो रही है तो हम वहाँ से आ गए। कितनी गोलाबारी हो रही है? बहुत ज्यादा हो रही है अभी। किस तरह का डर? बहुत खतरा भी वहाँ पे। दोनों मेहमान स्टूडियो में गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं और फोन लाइन के जरिए भी तमाम मेहमान गुफ्तगू में शामिल हो रहे हैं। सैयद फैसल अली साहब से हम गुफ्तगू की शुरुआत करना चाहेंगे। सैयद फैसल अली साहब, रह कर जो पाकिस्तान की जानिब से फायरिंग होती है, सीज फायर की खिलाफ वर्जी की जाती है, गोलीबारी होती है और बड़ी तादाद में नकल मकानी शुरू हो जाती है सरहद पर बस रहे लोगों की, इसे किस तौर पर देखा जाना चाहिए? खास तौर से जब से नई हुकूमत आई है NDA की, तब से यह सिलसिला कुछ ज्यादा ही बढ़ा हुआ नजर आ रहा है पिछले 4 महीनों में। देखिए, एक बात बिल्कुल तय है कि पाकिस्तान के साथ अब हम लोगों को सख्त रवैया अपनाना चाहिए। एक बात तो मैं इससे शुरू करूंगा अपनी बात। दूसरी बात है कि जिस तरह की बात होती रही है, न सिर्फ कि अभी नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट आई है उससे पहले भी जिस तरह से इंट्रूजन होता रहा है, जिस तरह से क्रॉस बॉर्डर फायरिंग होती रहती है, तो कहीं ना कहीं एक्ट ऑफ प्रोवोकेशन तो बिल्कुल तय है। हुआ यह है कि पाकिस्तान का जो मसला है खालिद, वो कहीं ना कहीं कुछ इंटरनल पॉलिटिक्स से भी कहीं इन्फ्लुएंस रहता है, गाइड होता है, इसलिए उस पर एक हार्ड लाइन नहीं ली जाती है और नहीं ली गई है। लेकिन मुझे लगता है कि वक्त आ गया है कि पाकिस्तान को इस बात को बताया जाए लाउड एंड क्लियर
कि अब हम लोग इस चीज के लिए तैयार नहीं है और इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। जी, जी। अगर इंट्रूजन होगा, अगर गोली चली गई तो गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा। जी। ये एक बात अपनी जगह पर बिल्कुल तय है और इसको बहुत लाउडली, बहुत क्लियरली बताना चाहिए पाकिस्तान को। जी। लेकिन होता क्या है कि इसमें एक डायमेंशन और भी है इस बात का, वो ये कि कहीं ना कहीं अभी चुनाव हो रहे हैं, तो मुझे राहत इंदौरी का वो शेर याद आता है कि सरहदों पे तनाव है क्या, पता तो करो कहीं चुनाव है क्या। तो ये भी एक मसला है कि कहीं ना कहीं जब इस तरह की चीजें होती हैं तो उसमें सियासत भी आ जाती है और लोग उससे सियासत को से जोड़ करके भी देखते हैं। जी, जी। तो कुछ लोगों का ये भी अंदाजा है कि जो अभी वहां पे हो रहा है और जिसपे अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्ट्रांग स्टैंड लेने की बात कर रही है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर डोवाल साहब को भी कहा गया है और सारे लोग इस पर नजर बनाए हुए हैं। नरेंद्र मोदी ने बहुत क्लियर कहा है कि इसको टॉलरेट नहीं किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि शायद महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव को सामने रख करके किया जा रहा है और ये लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हो सकता है कि 15 तारीख के चुनाव से 1-2 दिन पहले कुछ हम लोग हॉट परसूट जैसी कोई चीज करें, उनको खदेड़ने की कोशिश करें या मुंह तोड़ जवाब दें। लेकिन अगर ये ऐसा है तो भी खालिद, मुझे ये लगता है कि एनफ इज एनफ। हार्ड स्टांस तो लेना ही चाहिए और जवाब उनको देना चाहिए, इसलिए कि जब तक आप जवाब नहीं दीजिएगा, जब तक ये प्रॉक्सी वॉर है, प्रॉक्सी वॉर भी नहीं कहेंगे, ये बिल्कुल एक तरह से हमारी स्विट्जरलैंड का वायलेशन है, वो होती रहेगी और टेरर एंड टॉक कांट गो टुगेदर। एक तरफ तो आप बॉर्डर पे अटैक कर रहे हैं, बॉर्डर पे ये कर रहे हैं और आप देखिए कि उसमें बेगुनाह लोग परेशान हो रहे हैं। यानी सख्त स्टैंड लेना ही होगा पाकिस्तान के खिलाफ। हमारे साथ फोन लाइन के जरिए बातचीत में शामिल हो गए बीजेपी लीडर विजेंद्र गुप्ता साहब और कांग्रेस लीडर राजीव त्यागी साहब। विजेंद्र गुप्ता साहब, जब से नई हुकूमत बनी है एनडीए की नरेंद्र मोदी साहब की सरबराही में, तब से ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के लिए उतना सख्त रवैया इख्तियार नहीं कर पा रही हुकूमत, सॉफ्ट कहीं ना कहीं से नजर आ रही है। ये इल्जामात हैं तमाम पार्टियों के, कई लोगों के। देखिए, मैं इसके बिल्कुल उलट आपके सामने अपनी बात कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान के अंदर जिस तरह की बेचैनी है इस समय और पाकिस्तान जिस तरह से दिल्ली की हुकूमत से पूरी तरह से डरा हुआ है और उसको लगता है कि नई हुकूमत जो है हमारे जो इरादे हैं, नापाक इरादे, उनको पूरा नहीं होने देगा और यही कारण है। लेकिन ये कैसा डर है कि मुसलसल वो जो है सीज फायर की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, सरहद में घुस जा रहे हैं, फायरिंग कर रहे हैं, गोलीबारी कर रहे हैं। वही तो आपको बताना चाहता हूँ। जी, पाकिस्तान की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है जी, उसमें वहाँ के जो आवाम के जो विपक्षी पार्टियां हैं, उन्होंने एक हवा और माहौल खड़ा किया है कि जो सरकार है पाकिस्तान की, ये हिंदुस्तान के सामने घुटने टेक रही है और उस सियासत में कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पाकिस्तान की सरकार उस दबाव में जी इस तरह की हरकत कर रही है, लेकिन उनके सामने एक तरफ कुआं और एक तरफ खाई है। जी। अगर वो ये हरकत कर रहे हैं तो उसके हुक्मरानों को ये भी मालूम है कि मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। जी। और ये इस समय हिंदुस्तान में जो सरकार है वो स्टेबल गवर्नमेंट है, वो सरकार आखिर, लेकिन कब तक मुंहतोड़ जवाब मिलेगा विजेंद्र गुप्ता साहब? कब उसका इंतजार कब तक करना होगा? मेरी बात को पूरा होने देंगे तो मेरे एक बात का तार जुड़े रहेंगे, नहीं तो टूट जाएगी बात। जी। अभी यूएन में जो हुआ जी, जब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने वहां जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया, वो भी फ्रस्ट्रेशन को दर्शा रहा था, क्योंकि दुनिया में जिस तरह से अमेरिका और हिंदुस्तान नजदीक आए हैं और चाइना से संबंध सुधरने का है और जापान ने जिस तरह का होल हार्टेड सपोर्ट दिया है, उस सारे उसमें अगर वो सीमा पर जो कुछ कर रहा है, पाकिस्तान ये ना समझे कि भारत चुप बैठने वाला है। अब हिंदुस्तान में एक स्टेबल गवर्नमेंट और इसलिए डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि गोली का जवाब गोली से मिलेगा। और अब ये जो कुछ भी हो रहा है, मैं ये बता देना चाहता हूँ पूरे आवाम को कि आखिरी बार हो रहा है, इसके बाद पाकिस्तान की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि हिंदुस्तान की सरकार इस तरह के कदम उठाएगी। मेरा अपना एक मन कहता है, मेरी अपनी एक मेरा दिमाग कहता है और उसकी तैयारी निश्चित रूप से पाकिस्तान के लिए बेचैनी होगी। जी, यकीनी तौर पर हम भी चाहेंगे कि ऐसी जरूरत न करे पाकिस्तान जिससे मुल्क को नुकसान हो और जो सरहद पर बसने वाले हजारों लोग हैं वो अपना घर बार छोड़ने को मजबूर हुए। आप फोन लाइन पर बने रहिए, हमारे साथ कांग्रेस लीडर राजीव त्यागी साहब भी फोन लाइन के जरिए बातचीत में शामिल। राजीव त्यागी साहब, आपका क्या रिएक्शन है जो पाकिस्तान सरहद पर कर रहा है और हुकूमत का जो स्टैंड है? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान विगत मुंबई अटैक के बाद करीब करीब शांत था और जिस तरह से सिविलियंस की हत्याएं कम हुई थी JNK में और साथ साथ टेररिस्ट का आना कम हुआ था
उत्तर हमारे देश में, और साथ साथ फौज में जो शहीद हो रहे थे लोग उसमें कमी आई थी। लेकिन ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से ये सब हो रहा है? इसकी तह में अगर आप जाएंगे तो मोदी सरकार की जो अदूरदर्शिता थी, जिसमें उन्होंने नवाज शरीफ साहब को अपने शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया और बुला करके ऐसा दिखाया कि हम शांति के दूत हैं और नोबेल पीस प्राइज हमें मिलना चाहिए, तो वो निश्चित रूप से सरकार की कूटनीतिक कमी थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान का हौसला बढ़ा और पाकिस्तान ने इस तरह की चीजें की। दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो अभी विजेंद्र गुप्ता साहब कह रहे थे कि हमने जवाब दिया, 47 से लेकर अब तक कोई भी ऐसी सरकार नहीं रही जिसने पाकिस्तान को करारा जवाब नहीं दिया हो। कोई भी सरकार सैनिकों की गोला बारूद को छुपा के नहीं रख देती है, या ये नहीं कहती है कि इन गोला बारूदों को आप हमें दीजिए और खाली बैरल से जो है ना जाकर के बंदूकों से जाकर करके आप सीमा की सुरक्षा करिए। प्रत्येक सरकार जवाब देती है, लेकिन ऐसी नौबतें क्यों आई ये सोचना होगा। और जो सरकार पूर्णकालिक रक्षा मंत्री न दे सकती हो, जो सरकार रक्षा मंत्रालय को गंभीरता से न लेती हो, रक्षा मंत्रालय कोई बंजर विकास भूमि बंजर भूमि विकास मंत्रालय नहीं है जिसमें पूर्णकालिक मंत्री नहीं चाहिए, तो ऐसी सरकार जो अदूरदर्शी हो, ऐसी सरकार जो सिर्फ अपने लिए बनी हो, ऐसी सरकार जो 56। लेकिन राजीव त्यागी साहब, ऐसे मौके पर हमें कम से कम सियासत को किनारे रखकर मुल्क के बारे में सोचना चाहिए कि कैसे कार्रवाई होनी चाहिए। लास्ट सेंटेंस कह दूं, तारतम्य बना रहेगा जी। लास्ट सेंटेंस कह दूं, मोदी साहब ये कहा करते थे कि 56 इंच का सीना चाहिए पाकिस्तान के सामने। वो 56 इंच का सीना हम देखना चाहते हैं, नंबर 1। नंबर 2, 28 अगस्त 2014 को बीएसएफ के महानिदेशक महोदय ने कहा था, जबकि सरकार उस टाइम 4 महीने सरकार में आए हुए हो गए थे, उन्होंने कहा था कि 1971 के युद्ध के बाद सीमा पर जिस तरह से पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया है, वो बाकी में चौंकाने वाला है। तो इसका मतलब ये हो कि अगस्त बीत गया, सितंबर बीत गया, अब अक्टूबर चल रहा है। अक्टूबर में 12 बार सीज फायर का उल्लंघन हो चुका है। शहीदों के सर काटे जा रहे हैं, लेकिन सैनिकों के सर काटे जा रहे हैं। शहीदों की विधवाएं कह रही कि हमारे अच्छे दिन नहीं आए। तो मोदी सरकार बताए कि अच्छे दिन किसके आए। जी, ये अच्छे दिन के इसके जवाब भी हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे समय चैनल के फॉरेन डेस्क के इंचार्ज विजेंद्र सिंह साहब। विजेंद्र सिंह साहब, आपका क्या ख्याल है, एक जर्नलिस्ट के तौर पर आप कैसे देख रहे हैं? तमाम सियासी लीडरान की बात आपने सुनी, आप हालात देख रहे हैं बॉर्डर पर। देखिए, सबसे अहम बात है, जहां तक कश्मीर की बात है और हमारी सीमा की बात है, पाकिस्तान के सियासतदान और वहां की फौज और वहां के खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए ये मुद्दा एक संजीवनी बूटी की तरह है। जब वहां की सियासत और वहां के हालात खराब होते हैं, वहां केओस होती है, उथल पुथल होती है, तो वो कश्मीर और सरहद पार जो सीमावर्ती जो सीज फायर का उल्लंघन होता है, वो इस तरह की होती है। और दूसरी बात, यहां भी चुनाव है, तो एक तरह से कहा जाए उसकी मंशा यह है कि अपने यहाँ के हालात को उस तरह से हटाने के लिए लोगों का, वहां की आवाम का, पाकिस्तान की आवाम का ध्यान हटाने के लिए ये किया गया। और उसके अलावा यहाँ के चुनाव और यहाँ की शांति और यहाँ की जो लोकतंत्र जमहूरियत को जो स्ट्रांग बनाने की कवायद चल रही है कश्मीर में और तमाम मुल्क में, उसको एक बार फिर से बिगाड़ने की कवायद पाकिस्तान की तरफ से हो रही है। और ये कोई नई बात नहीं, लेकिन सबसे बड़ा और सबसे अहम जो स्टैंड हमारी गवर्नमेंट की तरफ से इस बार हुआ है कि हम सख्त हुए हैं और हम जवाब दे रहे हैं। और इसमें कोई शक की बात नहीं कि एक लिमिटेड वॉर जरूर भारत और पाक के बीच में इस समय चल रहा है, क्योंकि जो पाकिस्तान से खबर आई है, जो पाकिस्तान में हमारे जो संवाददाता उन्होंने बताया कि वहां भी काफी डैमेज हुआ है और 10 से ज्यादा लोग की मौत भी हुई है। जी जी, एक बात मैं कहना चाहूंगा। जी राजीव त्यागी साहब बोलिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, मैंने कहा ना, कोई भी सरकार सन 47 के बाद से कोई भी सरकार रही हो, सीमाओं की सुरक्षा के प्रति गंभीर रही, मुझे जाना है। जी जी, लेकिन ऐसी कोई अदूरदर्शी निर्णय नहीं लिया किसी सरकार ने जिस तरह का निर्णय इस सरकार ने लिया। जी, यानी आपका कहना है कि तमाम जो सरकारें हैं उन्होंने फैसले लिए हैं, वो सख्त हुए हैं पाकिस्तान को लेकर, और बीजेपी की हुकूमत सख्त नहीं हो रही है। विजेंद्र गुप्ता साहब से जान लेते हैं। जी जी, वो हिम्मत नरेंद्र मोदी की। एक तो बात मैं कांग्रेस के लिए कहना चाहूंगा कि कांग्रेस जो भी बात कर रही है उसको कहने का कोई हक नहीं है, क्योंकि 60 साल लगभग उन्होंने इस देश में राज किया है। जी, हुकूमत चाहिए। और आज जो हालात है करने की सीधी जिम्मेदारी अगर किसी की है तो वो कांग्रेस की है, कांग्रेस पार्टी। जी, तो मोदी ने बताया कि देश का मुसलमान से आज भारत की जो हिंदुस्तान की जो फौजें हैं उनके हौसले बुलंद है और मैं कांग्रेस पार्टी में आपसे कहना चाहता हूँ। और उनको लगता है कि इस समय जी, राजीव त्यागी साहब आपके पास हम आते हैं। विजेंद्र गुप्ता साहब कुछ बोल रहे हैं, उनको भी सुन लेते हैं। विजेंद्र गुप्ता साहब। जी जी, आज हिंदुस्तान की फौजों की मिलिट्री की
की आर्मी की के हौसले बुलंद है और वो जानती है कि हुकूमत जो है हमारे पीछे खड़ी है और हुकूमत हमारा आत्मविश्वास है, हमारा हौसला है। और पाकिस्तान को अल्टीमेट ये अपना स्टैंड जो है हिंदुस्तान के खिलाफ ये बदलना होगा, वरना बहुत बड़ा नुकसान पाकिस्तान को उठाना होगा। और हिंदुस्तान किसी भी सूरत में अगर ईद के दिन एक पाक दिन इनकी तरह से बेगुनाहों को मारा जाएगा तो उसको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जी, और हम उम्मीद भी यही करते हैं विजेंद्र गुप्ता साहब की हुकूमत कोई ना कोई सख्त कदम उठाएगी कि ऐसे हालात फिर ना हो। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सहारा उर्दू मीडिया के ग्रुप एडिटर सैयद फैसल अली साहब। फैसल अली साहब, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं, आप क्या बोलेंगे दोनों पॉलिटिकल लीडरान की बात सुनकर? देखिए, बहुत अफसोस की बात है कि कश्मीर और बॉर्डर पे पॉलिटिक्स होती है, बहुत अफसोसनाक बात है। एक बात बिल्कुल तय है, मुझे राजीव त्यागी की बात से भी लग रहा है, विजयन जी भी इस बात को कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं की सख्ती की बहुत जरूरत है। मेरा अपना मानना है कि सख्ती बहुत होनी चाहिए, बहुत स्ट्रांग मैसेज जाना चाहिए। और उसके साथ साथ एक बात खालिद मैं कहना चाहूंगा कि नरेंद्र मोदी की जिस तरह की छवि है एक सशक्त नेता और एडमिनिस्ट्रेटर की, तो उनसे ये अपेक्षा की जा रही है कि कोई उसमें हार्डलाइन स्टांस लेंगे और स्टैंड लेकर के इस मसले पे आगे बढ़ेंगे। इसके साथ साथ मुझे लगता है कि कश्मीर का जो मुद्दा है, कश्मीर की जो सिचुएशन है, कश्मीर का जो इशू है, वो अगर कभी कुछ उसमें बेहतरी हो सकती है या रेजोल्यूशन की तरफ बढ़ सकता है तो वो नरेंद्र मोदी के पीरियड में ही बढ़ सकता है। याद रखिएगा कि जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे तो इसमें बहुत ज्यादा बातचीत हुई थी इंडो पाक रिलेशन को लेकर के। तो उसी तरह की दूसरी एक अपॉर्चुनिटी अभी हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों के सामने है और मुझे लगता है कि पाकिस्तान को ये अपॉर्चुनिटी बॉर्डर पे फायरिंग करके नहीं गंवानी चाहिए और मोदी जी को भी ये देखना चाहिए कि उनके पास जिस तरह का मैंडेट है और जिस तरह की लोगों की उनके प्रति अभी आस्था भी है और अभी जो एक प्यार उमड़ा हुआ है कि वो इस मुद्दे को संजीदगी से सॉल्व करने की तरफ बढ़े। देश उनके साथ है और इसको उनके पीरियड में सॉल्व किया जा सकता है। जी, आपने बहुत अहम बात कही कि जिस तरह से अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में कश्मीर के मसले को लेकर कुछ कहीं ना कहीं से पेशरफ्त हुई थी, एक पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ने की कोशिश हुई थी, इस हुकूमत में भी नरेंद्र मोदी की क़यादत में भी उम्मीद की जानी चाहिए कि उसी तरह के इक़दाम होंगे और यकीनी तौर पर जिस तरह से मैंडेट मिला है मोदी हुकूमत को यकीनी तौर पर उसका फायदा भी उठाना चाहिए इस सिलसिले में। और पाकिस्तान को भी यह समझने की जरूरत है कि हिंदुस्तान में एक मजबूत हुकूमत है, वो सख्त कदम पाकिस्तान के खिलाफ उठा सकता है। अक्लमंदी भी पाकिस्तान में इसी में है कि वो हिंदुस्तान के साथ रिश्ते बेहतर करके कश्मीर के मसले को किसी न किसी तौर पर हल करने की कोशिश करे। चूंकि वक्त जी जी राजीव त्यागी साहब, मैं ये कहना चाहूंगा सारा आदमी को बधाई हो, सारा आदमी के फैजल साहब को बधाई हो, सारा आदमी के एंकर साहब को बधाई हो। जिस तरह से पाकिस्तान के भी शब्दों अल्फाजों का आप वर्णन कर रहे हैं तो मोदी साहब को सीख लेनी चाहिए। जो हिंदुत्व की बात करते हैं, जो बात करते हैं कि हम लोग पाकिस्तान को जो सरकार में आएंगे सबक सिखाने का काम करेंगे, तो आप सीखे सारा आदमी से कि सारा आदमी की लोग बात कितना पाकिस्तान के अगेंस्ट बोल रहे हैं और अपने हर कर्तव्य को करने को तैयार है देश की सीमा की सुरक्षा करने के लिए। प्रत्येक हिंदू, प्रत्येक मुसलमान देश के लिए बना हुआ है, देश के लिए काम करता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग बात सांप्रदायिकता के नाम पर जो दंगा नाच करते हैं और जो जहर बोलने का काम करते हैं, आज उनको सबक लेना चाहिए उन लोगों से जो आज देश की सीमाओं की सुरक्षा करने के लिए अपने प्राण दे रहे हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव त्यागी साहब। चूंकि ब्रेक का वक्त भी हो गया हमारे प्रोग्राम में, आपका बहुत बहुत शुक्रिया फोन लाइन के जरिए शामिल होने के लिए। जी सैयद फैसल अली साहब, मामला नहीं है, ये भारत के अस्मिता का सवाल है, भारत की अखंडता का सवाल है, इसमें हम लोग को सियासत नहीं कर। जी जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैंने यही कहा कि मोदी और मोदी के समर्थकों को सीख लेनी चाहिए सारा आदमी से। जी बहुत शुक्रिया राजीव त्यागी साहब। विजेंद्र गुप्ता साहब, एक छोटा आपसे जानना चाहेंगे, जो बात बोल रहे हैं राजीव त्यागी साहब, विजेंद्र गुप्ता साहब हमारे साथ नहीं है, उनसे राब्ता मुनक़ता हो गया है, लेकिन हमें लेना होगा एक ब्रेक। राजीव त्यागी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया फोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में शामिल होने के लिए, हालात हादरा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सैयद फैसल अली साहब और विजेंद्र सिंह साहब हमारे साथ स्टूडियो में गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं। ब्रेक के बाद हम आएंगे तो इसी गुफ्तगू को मजीद आगे बढ़ाएंगे और हमारे साथ अलीगढ़ से फोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में शामिल हो रहे होंगे पाकिस्तान उमूर यानी पाकिस्तान अफेयर्स के माहिर डॉक्टर राहत हसन साहब भी फौरन हाजिर होते हैं।
कल तक हमारा दिया खाते थे, आज हम ही को खाने की फिराक में हो। हमारी भुगटी जरा सी टेढ़ी हो गई ना तो भस्म हो जाओ। समय नहीं बदला, लोग बदले हैं। ब्रेक के बाद आलमी समय में आपका फिर खैर मकदम है। आप देख रहे हैं हमारा खुसूसी प्रोग्राम हालात हाज़िर। स्टूडियो में गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं सहारा उर्दू मीडिया के ग्रुप एडिटर सैयद फैसल अली साहब और समय चैनल के फॉरेन डेस्क के इंचार्ज विजेंद्र सिंह साहब, और इस सेगमेंट में अलीगढ़ से फोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में शामिल हो रहे हैं पाकिस्तान उमूर यानी पाकिस्तान अफेयर्स के माहिर डॉक्टर राहत हसन साहब। आपका खैर मकदम है डॉक्टर राहत हसन साहब। अक़वाम मुत्तहिदा ने भारत और पाकिस्तान से बातचीत के जरिए अपने मुद्दे को सुलझाने को कहा है। सरहद पर बढ़ती कशीदगी के बीच अक़वाम मुत्तहिदा यानी यूएन के सेक्रेटरी जनरल बान की मून ने भारत और पाकिस्तान से कहा कि वो सरहद पर अमन कायम रखें और अपने मसले को डिप्लोमेटिक और बातचीत के तरीके से सुलझाने की कोशिश करें। आपको बता दें कि पाकिस्तान ने यूएन में सरहद पर गोलीबारी की शिकायत की थी। तमाम मेहमान हमारे साथ गुफ्तगू में शामिल हैं। डॉक्टर राहत हसन साहब, सरहद पर जिस तरह की कशीदगी है, जिस तरह से गोलीबारी हो रही है, मुसलसल पाकिस्तान की जानिब से सीज फायर किया जा रहा है और हुकूमत ने कहा है कि सख्त मौकिफ वो अख्तियार करने वाली है और किसी न किसी तौर पर मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। नरेंद्र मोदी ने भी यह इशारा दिया है। आप कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? डॉक्टर राहत हसन साहब। जी डॉक्टर राहत हसन साहब, आप कैसे देखते हैं जिस तरह से हुकूमत ने सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि पाकिस्तान को इस मरतबा मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, ऐसा कि फिर से वो सीज फायर की खिलाफ वर्जी न कर सके? हेलो जी डॉक्टर राहत हसन साहब। डॉक्टर राहत हसन आपके पास हम फिर चलेंगे। विजेंद्र सिंह साहब, आपको क्या लगता है, क्या जिस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल की है नरेंद्र मोदी साहब ने कि सख्त से सख्त कदम उठाया जाएगा और मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, और जो विजेंद्र गुप्ता साहब कह रहे थे बीजेपी के लीडर कि पाकिस्तान दोबारा हिम्मत नहीं करेगा, ऐसा जवाब इस बार मिलेगा, क्या लगता है क्या वाकई यह हकीकत में होने वाला है ऐसा? देखिए, इसमें कोई शक की बात नहीं कि इस बार जो एक तरह से कहा जाए गवर्नमेंट का जो स्टैंड है, खासतौर पर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और भी जो तमाम जो गवर्नमेंट के जो ऑफिशियल्स है, यहां तक कि डीजी बीएसएफ का भी आज जो बयान आया उसमें साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया गया है कि भारत की तरफ से एक तरफ से कहा जाए टिट फॉर टैट, माने कि भारत की तरफ से जो रवैया और जो कार्रवाई की जा रही है वो सख्त है और इसका काफी नुकसान पाकिस्तान में हुआ है, क्योंकि वहां पर जो खबर आई है पाकिस्तान से बताया जा रहा है कि 10 से ज्यादा लोग की मौत भी हुई है और काफी लोग घायल हुए हैं। और उसके अलावा पाकिस्तान के टीवी चैनल्स में वहां के गवर्नमेंट की तरफ से बैन लगा दिया गया कि जो भी नुकसान हुआ है उसको नहीं दिखाया जाए। तो इसलिए भी कोई शक की बात नहीं कि भारत की तरफ से भी सख्त एक तरह से कहा जाए संदेश दिया गया है। और इसमें कोई शक की बात नहीं कि इस बार पाकिस्तान के हुकूमत और वहां की फौज और आईएसआई को एक इस बात का जरूर इल्म होगा कि अब भारत का जो एक तरह का सियासत या यहाँ की हुकूमत पहले वाली नहीं है जो कि जो पहले थी, अभी थोड़ा रवैया जरूर सख्त हुआ है। जी डॉक्टर राहत हसन साहब, आपके क्या ख्यालात हैं? हुकूमत ने कहा कि सख्त कदम इस बार ऐसा उठाया जाएगा कदम कि दोबारा पाकिस्तान सीज फायर की खिलाफ वर्जी न कर सके, कितनी उम्मीद रखते हैं आप? ये जो मुसलसल जो तनाज़े सरहद पे जो हो रही है इसका खात्मा होना चाहिए, क्योंकि इससे जो है पीस प्रोसेस को बहुत बड़ा धक्का मिलता है। गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट में बात होती है तो ऊपर लेवल से अपर लेवल तक जो दो हुकूमतों के लोग बात करते हैं तो पीस की बात करते हैं और इस तरह के इश्यूज को भी एडजस्ट किए जाते हैं। लेकिन जो ग्राउंड जीरो पे जो देखा जाता है तो हमें तो वायलेशन सीज फायर वायलेशन होता रहता है। तो इस तरह से जिस तरह से जो वायलेशन हो रहे हैं इसमें कड़ा रुख हमेशा हुकूमत को आप अपनाते रहे, एक सिग्नल देते रहे तो ये अच्छा है। लेकिन जो पीस प्रोसेस भी जो है इसके लिए पाकिस्तान को जो है अब पहल करने की जरूरत है। हिंदुस्तान की तरफ से इस तरह की पहल हमेशा से होते जा रहे हैं और आज जी, लेकिन हिंदुस्तान की हुकूमत ने, मौजूदा हुकूमत ने कोशिश तो की, नवाज शरीफ साहब को दावत दिया, उसके बाद बातचीत की कोशिश की गई, सेक्रेटरी लेवल की बातचीत की कोशिश की गई, लेकिन पाकिस्तान मुसलसल खिलाफवर्जी कर रहा है सीज फायर की। जी हाँ, ये सीज फायर के जैसे पहले डिस्कशन से भी इस तरह से हुए हैं जो पॉलिटिकल डिस्कोर्स जो पाकिस्तान का जो होता है उसमें कई सारे फैक्टर्स होते हैं जिसमें कि आर्मी भी है और बहुत सारे इस तरह की जो संगठन है जो कि डेमोक्रेसी के अगेंस्ट और इंडिया सेंट्रिक उनका पॉलिसीज बनाने में बहुत जोर डालते हैं। तो जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है इस पर भी उनको प्रेशराइज किया जाता है। अभी जो हालिया दिनों में जो पाकिस्तान के अंदरूनी हालात जिस तरह से उभरे सामने आया है इसमें आर्मी कहीं ना कहीं बैक तो काम कर रही थी लेकिन वो आगे आके नहीं किए है, बल्कि
पीछे आके कहीं ना कहीं हुकूमत पे दबाव डालने की कोशिश करते आई है। जी तो नवाज शरीफ हुकूमत जितने भी कोशिश कर ले, लेकिन कहीं ना कहीं आर्मी और इस तरह की जो बहुत सारे जो डिस्कोर्स को सेट करते हैं पॉलिटिकल डिस्कोर्स पाकिस्तान में, उनका दबाव अभी भी बहुत ज्यादा अभी भी है। तो सारी जो चुनी हुई हुकूमतें जितना भी चाहे इस तरह की पीस की बात करें, खासतौर से नवाज शरीफ जो है ये काफी पहल किया, उन्होंने भी किया था इस तरह की बातचीत के लिए और तजारत के खासतौर से बढ़ाने के लिए। जी, नवाज शरीफ भी जब आए थे तो उन्होंने कहा था कि हिंदुस्तान से वो बेहतर ताल्लुकात चाहते हैं, लेकिन वही नवाज शरीफ यूएन में भी जाकर पाकिस्तान का कश्मीर का मसला उठाते हैं। सईद फैसल अली साहब, एक तो राहत हसन साहब जो बोल रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब ने भी हिंदुस्तान से बेहतर रिश्तों की बात की थी, और वही नवाज शरीफ साहब जाकर फिर कश्मीर की बात उठाते हैं यूएन में। हालांकि यूएन से उस तरह का सपोर्ट बान की मून की जानिब से भी नहीं मिला पाकिस्तान को, जो तवक्को पाकिस्तान कर रहा है। उस तनाजुर में कैसे देखते हैं आप दोनों मुल्कों के रिश्तों को? देखिए खालिद, पाकिस्तान में कश्मीर का जो मुद्दा है बड़ा इमोटिव इशू है, और पूरी जो सियासत है वो इंडिया सेंट्रिक ना होकर कश्मीर सेंट्रिक है। खास करके जो मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट हैं वहां के, उनकी आप पूरा जो सर्वाइवल है वो कश्मीर के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो कश्मीर की को लेकर के ही पाकिस्तान की आर्मी पूरे पाकिस्तान में एक तरह से सैक्रोसेंट है और होली काऊ की तरह देखी जाती है। लेकिन पिछले कुछ सालों से जिस तरह से आर्मी की इमेज वहां पे गिरी थी, चाहे वो एबटाबाद का इंसिडेंट हो, चाहे हुसैन हक्कानी ने जिस तरह से लेटर लिखा था आर्मी के खिलाफ अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को, तो उसकी साख बहुत गिर गई थी। तो उनको भी डेस्परेट सिचुएशन में ये लग रहा था किसी तरह से फिर कश्मीर को रिवाइव किया जाए ताकि उनकी खोई हुई जो जमीन है वो पाया जा सके। उसके साथ साथ एक मामला और ये हो गया कि नवाज शरीफ ने मोदी साहब की इन्विटेशन पे यहाँ उनके हलफ बर्दारी की जो तकरीब हुई उसमें वो शामिल हो गए, तो उनकी जो पॉलिटिकल ग्राउंड थी वो भी कहीं ना कहीं शेक होगी। मैंने जैसा कहा कि वहां पे बड़ा इमोटिव इशू है, और आर्मी ने उसको कैश करना शुरू कर दिया कि देखिए ये जाकर के मोदी से हाथ मिला करके आ गए हैं। तो इन दोनों के लिए अभी डेस्परेट सिचुएशन थी, किसी तरह से पाकिस्तान की आवाम को और पाकिस्तान के जो हसास इदारे हैं उनको ये बताया जा सके नहीं ऐसी कुछ बात नहीं, हमारी जो कश्मीर की जो हमारी पॉलिसी है उसमें कोई शिफ्ट नहीं है, और इसलिए इस तरह की चीजें ज्यादा जोर शोर से की जा रही हैं। लेकिन मुझे ये लगता है कि ये कहीं ना कहीं गलत है, और अगर चाहते हैं पूरे तौर पर पीस हिंदुस्तान से, तो उनको अब अपनी पॉलिसी में एक बहुत ही वाज़ेह शिफ्ट लाना होगा, खास करके वहां के हसास इदारों को और खास करके वहां की आर्मी को। जब तक ये नहीं होगा तब तक इस तरह की चीजें होंगी, और मुझे लगता है कि इस बार शायद उनके लिए हालात थोड़ा बदतर हों। जी, विजेंद्र सिंह साहब, आपको क्या लगता है, क्या कश्मीर का मसला पाकिस्तान के लिए जिस तरह से नाक का मसला है, जिस तरह से सईद फैसल अली साहब ने कहा कि इमोटिव मामला है हुकूमत के लिए और आर्मी के लिए भी, वैसे में क्या कश्मीर के मसले को पाकिस्तान छोड़ सकता है? कश्मीर का मसला नहीं छोड़ेगा तो फिर सरहद पर ऐसे ही तनाज़े होते रहेंगे। कैसे देखते हैं आप, कैसे ये मसला हल होगा? क्या हिंदुस्तान इस मरतबा अगर कोई सख्त कदम उठाता है तो क्या मसले का हल हो जाएगा? देखिए, सबसे अहम बात है, पहली बात है कि कश्मीर वहां के लिए, वहां के सियासतदान, वहां की फौज और आईएसआई के लिए एक वजूद की बात है। मतलब जब तक उनका वजूद है, इसलिए क्योंकि वो कश्मीर के मुद्दे को बार बार रेज करते रहे, यूएन में हो, चाहे अपने यहाँ हो, चाहे जो सीमा पर, जो सरहद पर इस तरह के सीज फायर वायलेशन होते हैं। तो इसलिए सबसे अहम बात है, बात सईद फैसल साहब ने सही बताया है कि इसमें सबसे अहम बात है कि पाकिस्तान को अपनी कश्मीर या भारत के प्रति जो नीति है, फॉरेन पॉलिसी जो भी उसकी है, उसमें एक बाकायदा एक बड़ा शिफ्ट चाहिए, उसमें बदलाव करना पड़ेगा कि कश्मीर के को जिस तरह से भुनाते हैं वहां के सियासतदान, वहां की फौज, वहां की आर्मी, ये बंद हो, और एक नई नीति जो भारत और पाकिस्तान के बीच में है, पीस और कोऑपरेशन की नीति हो, वो चले ताकि दोनों पड़ोसी मुल्क को फायदा हो। जी, डॉक्टर राहत हसन साहब, चलते चलते चूंकि वक्त की कमी है, आपसे जानना चाहेंगे क्या वाकई अमली तौर पर यह मुमकिन लगता है कि पाकिस्तान कश्मीर के मुतालिक अपनी पॉलिसी, हिंदुस्तान के मुतालिक अपनी पॉलिसी में किसी तरह की तब्दीली लाए, या मौजूदा हुकूमत उस तरह के इकदाम करे, जुरत कर पाए? अवाम को क्या जवाब देगी? बहुत सारे मसले हैं वहां। जो फॉरेन पॉलिसी है, डोमेस्टिक पॉलिसी का जो इनपुट होते हैं, वो पॉलिटिकल, वहाँ का जो पॉलिटिकल सेटअप है, जो लोग हैं, अवाम है, उनके बहुत मुनसर करता है। तो गवर्नमेंट और इस तरह के जो लोग वहाँ पे जो हैं, वो इस तरह के इश्यूज को कभी भी छोड़ेंगे नहीं। तो मुझे नहीं लगता है कि नियर फ्यूचर में कोई भी गवर्नमेंट हो या आर्मी हो, इस तरह के इश्यूज को, खासतौर से कश्मीर के इश्यूज को पीछे हटने की कोशिश करेंगे। जी। लेकिन इसी में हमको पॉजिटिव भी देखना है, कुछ इस तरह के जो है स्टेप्स लेकर जाना पड़ेगा, जिससे कि ये जो इश्यूज है थोड़ा सा नरम पड़े, और दूसरे इश्यूज जो है वो भी चलते रहे, जैसे कि ट्रेड है, कॉमर्स, इस तरह के जो इश्यूज, जो पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट है, जो ट्रैक टू डेवलपमेंट थी, इसको हम लोग अगर चलाते रहेंगे तो एक वक्त ऐसा आ सकता है जिसमें ये इश्यूज पीछे हो सकते हैं, ऐसे चांसेस है।
लेकिन नियर फ्यूचर में ऐसा हो ये मुमकिन नहीं लगता। जी, यानी नियर फ्यूचर में आपको लगता है कि पाकिस्तान की कश्मीर पॉलिसी या इंडिया से मुतालिक पॉलिसी में कोई तब्दीली आएगी, ये मुमकिन नहीं लगता। हाँ, ये किया जा सकता है कि कश्मीर के मसले को थोड़ा पसे पुष्ट रखकर दीगर जो मसले हैं उनको हल करने की जानिब बढ़ा जा सकता है, ट्रेड बढ़ाकर। खाली यहाँ पे चलते चलते मैं क्या करना चाहूंगा, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में सिवाय कश्मीर के कोई दूसरा मसला नहीं है। जी, जब तक मसले कश्मीर के ऊपर कोई पेशरफ नहीं होगी, ट्रेड कर लें या दूसरी चीजें कर लें, हालात वैसे ही रहेंगे। जरूरत इस बात की कश्मीर पे कोई मुस्बत पहल हो, कोई कंक्रीट उस पर कोई किसी तरह की कोई पेशरफ हो। जब तक वो नहीं होगा, ट्रेड आप करते रहिए, लेकिन ये मसला उसी तरह से मुंह बाय खड़ा रहेगा। जी जी, यानी कश्मीर का मसला कोर मसला है, जब तक वो हल नहीं होगा ट्रेड की शुरुआत होगी, लेकिन ट्रेड हो नहीं पाएगा। बाकी दूसरे मसलों पर बात होगी, फिर डिरेल हो जाएगा। कश्मीर का मसला जब तक हल नहीं होगा, बातचीत या रिश्तों में बेहतरी नहीं आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर राहत हसन साहब अलीगढ़ से फोन लाइन के जरिए गुफ्तगू में शामिल होने के लिए। और सैयद फैसल अली साहब और विजेंद्र सिंह साहब, आप दोनों का भी स्टूडियो में तशरीफ लाने के लिए और हालात हादरा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हालात हादरा में अभी बस इतना ही। आप आलमी समय को इंटरनेट पर भी देख सकते हैं, लॉग ऑन करें www.samaylive.com। फिलहाल खालिद रजा को दीजिए इजाजत, मगर आप देखते रहिए आलमी समय।